A very very good evening. Good evening everybody. चलिए लास्ट क्लास में हमने 5 किंगडम्स का ओवरव्यू ले लिया है. अब कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के. हेडिंग लिखिएगा माइकोराइजा. लिखिए माइकोराइजा. कहाँ पढ़ा है अभी तक माइकोराइजा? अभी जब किंगडम फंजाई पढ़ाया था तो फंजाई किंगडम की फर्स्ट क्लास में बताया था कि फंजाई पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं. वहां पे 2 एग्जाम्पल बताए थे, एल्गी के साथ लाइकन्स बना के और रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ माइकोराइजल एसोसिएशन. लिखिए माइकोराइजा. एक्चुअली माइको का वर्ड मतलब है यहाँ फंजाई और राइजा मैंने बताया था रूट्स के लिए यूज करते हैं. तो पहला पॉइंट लिखिएगा सिम्बायोटिक एसोसिएशन. सिम्बायोटिक का क्या मतलब था? सुपीरियर क्वालिटी गैस, यानी दोनों का फायदा होगा. सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. हायर प्लांट्स का यहाँ क्या मतलब है? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, जिनमें भी बीज बनता है. प्लस प्लस लिख लेना, ऐसा रिश्ता है, दोनों का फायदा होने वाला है. प्लस प्लस लिखना. बोथ पार्टनर्स बेनिफिटेड. बोथ पार्टनर्स बेनिफिटेड. अब समझिएगा. देखो एक्चुअली इसमें होता क्या है, जड़ों के साथ फंजाई लगा रहता है. अब फंजाई की तो फैली हुई बॉडी है तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. रूट्स का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ज्यादा वाटर मिनरल एब्जॉर्ब हो जाएगा फ्रॉम द सॉइल. ये तो पेड़ को फायदा हो गया थ्रू फंजाई. और फंजाई को ये फायदा हो गया कि एक तो जड़ों में रहने की जगह मिल गई और दूसरा फंजाई हेटेरोट्रॉफिक है तो पेड़ जो खाना बनाएंगे लीव्स, वो जो रूट्स के पास आएगा रूट्स इनके साथ शेयर कर लेंगी. तो फंजाई को रहने की जगह और खाना यानी पेइंग गेस्ट की तरह अकोमोडेशन मिल गया, खाना और रहना. और बदले में फंजाई ने सरफेस एरिया बढ़ा दिया फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन. सोच के बताइएगा कि अगर आपको थोड़ा बहुत जूनियर क्लासेस याद हो कोई बात नहीं, जो पेड़ की जड़ होती है उसमें से हेयर निकलते हैं, रूट हेयर. ये भी इसलिए निकलते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, ताकि ज्यादा वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन हो. क्या अब इस जड़ को, इसके पास ऑलरेडी फंजाई है, क्या इसे रूट हेयर की जरूरत है? नहीं है. तो लिख लीजिएगा सच रूट्स डोंट हैव रूट हेयर एंड रूट कैप. सच रूट्स डोंट हैव रूट हेयर एंड रूट कैप्स. रूट हेयर तो इसीलिए नहीं है, आपको बता दिया, क्योंकि सरफेस एरिया ऑलरेडी बढ़ जाएगा. और रूट कैप ना ऐसी रहती है, इसका काम होता है ताकि जब जड़ मिट्टी में नीचे जाएगी तो कंकड़ पत्थर से ये जो टिप डैमेज हो वो ना हो. रूट कैप प्रोटेक्शन देती है. पर यहाँ तो पूरे में फंजाई है तो कैप का, हेयर का कोई रोल ही नहीं होता है. चलो अब लिखते हैं बेनिफिट्स टू फंजाई. बेनिफिट्स टू फंजाई. फंजाई को क्या क्या फायदा है? बोलो क्या क्या फायदा हुआ है? रहना और खाना. लिखो फूड एंड शेल्टर. फूड एंड शेल्टर. नाउ बेनिफिट्स टू प्लांट. प्लांट को क्या फायदा हुआ है? लिखना फंगल माइसीलियम, क्योंकि लूज बॉडी है, फैली हुई. फंगल माइसीलियम इंक्रीज सरफेस एरिया. इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल. पर्टिकुलरली कौन से मिनरल? 2 के नाम लिखिए, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन. और उसमें भी इसे अंडरलाइन कर लो. ये इसलिए अंडरलाइन करा रही हूं क्योंकि 12th क्लास की इकोलॉजी में एनसीईआरटी में एक जगह पर लिखा है जहां माइकोराइजा दोबारा पढ़ाया गया है, प्लस प्लस का रिश्ता, कि फंजाई पार्टनर फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके देता है मिट्टी से. वहां पर्टिकुलरली फॉस्फोरस लिखा है. एक चॉइस आएगी तो फॉस्फोरस. So this is about mycorrhiza. चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए लाइकन्स. लाइकन्स एक और रिश्ता जहां दोनों का फायदा होगा. लाइकन्स अगेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन. दैट इज, इसका मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट इज, क्या मैं ये कह सकती हूं दोनों का फायदा यानी म्यूचुअली यूजफुल है? म्यूचुअली यूजफुल. म्यूचुअली यूजफुल बिटवीन किस किस के बीच होता है लाइकन? एल्गी एंड फंजाई. एल्गी एंड फंजाई. अब समझना, माइकोराइजा तो 2 दोस्तों की तरह समझो, लेकिन लाइकन्स
जन्म जन्म के साथी, जीवन साथी की तरह समझिए। माइकोराइजा के केस में फंजाई हटा भी दोगे तो पेड़ जिंदा रह लेता है और फंजाई भी जिंदा रह लेता है, पर लाइकन के केस में तो आप एल्गी फंजाई को अलग ही नहीं कर सकते। आपको देख के लगेगा ही नहीं कि ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं, दो अलग अलग किंगडम के, आपको ऐसा लगेगा एक ही है तो डुअल ऑर्गेनिज्म बट इट लुक्स लाइक अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। तभी तो रॉबर्ट विटेकर इसे कहीं क्लासिफाई नहीं कर पाए थे। अपन ने पढ़ा था ना, लाइकन्स को कोई जगह नहीं दी गई थी, ना प्लांट किंगडम में क्योंकि अकेला एल्गी नहीं है, ना फंजाई किंगडम में। एल्गी पार्टनर यहाँ पे खाना बनाएगा और फंजाई की बॉडी में रहता है, तो एल्गी यहाँ पे खाना बनाएगा, ऑटोट्रॉफिक है, वो खाना वो फंजाई के साथ शेयर करेगा तो फंजाई को खाना मिलेगा। और फंजाई वही फैली हुई बॉडी है, सरफेस एरिया बढ़ाएगा तो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करेगा, वो वाटर मिनरल वो एल्गी को देगा और एल्गी वाटर फोटोसिंथेसिस का एक रॉ मटेरियल है, CO2 प्लस वाटर से खाना बनता है, उसे यूज करता है और खाना बनाता है। तो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, यानी ये है परमानेंट रिलेशन। अलग ही नहीं कर सकते आप, अलग कर दोगे तो मर जाएंगे, ये रह ही नहीं सकते जिंदा। परमानेंट रिलेशन लिखिएगा। अब एल्गल पार्टनर लिखो, एल्गल पार्टनर। देखो अपन ने हर जगह फंजाई के लिए माइको वर्ड यूज किया है, माइसिटीज, माइकोलॉजी, माइको, और एल्गी के लिए फाइको वर्ड यूज करते हैं, जैसे फाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, यानी ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ऐसे। तो एल्गल पार्टनर को फाइकोबायोन्ट कह सकती हूं और फंगल पार्टनर को माइकोबायोन्ट। लिखिए, एल्गल पार्टनर फाइकोबायोन्ट, एल्गल पार्टनर को कहते हैं फाइकोबायोन्ट। लिखना, ऑटोट्रॉफिक, एल्गी का हिस्सा ज्यादा नहीं होता, 1 to 5% ऑफ लाइकन बॉडी, मेन फंजाई ही फंजाई होता है, उसके बीच बीच में एल्गी रहते हैं, 1 to 5% ऑफ लाइकन बॉडी। अब कौन से वाले एल्गी हैं जो लाइकन्स बनाते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी बनाते हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं, और एक ग्रीन एल्गी बनाते हैं। तो लिखिएगा, ग्रीन एल्गी मोस्टली, ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी ग्रुप कहते हैं। अभी आप ग्रीन एल्गी लिख लो, चलेगा। ग्रीन एल्गी मोस्टली एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फ्यू। एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि लाइकन्स में एल्गल पार्टनर यूकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, या बोथ हो सकता है? बोथ, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है, लिख लो, ये प्रोकैरियोटिक है। पूरी फंजाई की फैली हुई बॉडी है और उसके बीच बीच में या तो ब्लू ग्रीन एल्गी या ग्रीन एल्गी। अब नेक्स्ट, फंगल पार्टनर। फंगल पार्टनर को क्या कह देंगे? माइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट। ये खाना नहीं बनाएगा, हेट्रोट्रॉफिक। अगर ये 1 to 5% है तो ये कितना होना चाहिए? मिनिमम 1 माने तो 99 और मैक्सिमम 5 माने तो 95। 95 से 99% ऑफ बॉडी। परसेंटेज भले ही याद नहीं रहे, इंपॉर्टेंट है कि फंगस ज्यादा होता है। और याद रखना बड़ा आसान है, पूरा फैला हुआ फंगस और बीच बीच में एल्गी। अब कौन से वाले फंजाई के ग्रुप्स हैं जो लाइकन बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं? मोस्टली एस्कोमाइसिटीज वाले फंजाई, फ्यू टाइम्स बेसिडियोमाइसिटीज वाले फंजाई। हालांकि ये इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं है ये सारी, बट इंपॉर्टेंट है। मोस्टली एस्को एंड फ्यू बेसिडियोमाइसिटीज। अब एल्गी प्रिपेयर, नेक्स्ट पॉइंट, एनसीईआरटी की लाइन, एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई। एल्गी खुद के लिए भी खाना बना रहा है और वो खाना फंजाई के साथ शेयर करता है क्योंकि फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है। अच्छा, अगर ब्लू ग्रीन एल्गी हुआ तो वो साथ में नाइट्रोजन भी फिक्स कर देगा, वो एक एडिशनल बात है। पर हमें पता है ब्लू ग्रीन एल्गी भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ग्रीन एल्गी तो होते ही ऑटोट्रॉफिक। नेक्स्ट पॉइंट, फंजाई प्रोवाइड, फंजाई प्रोवाइड। देखो मैं बार बार कह रही हूँ, फंजाई की बॉडी फैली हुई है, बीच बीच में एल्गी या ब्लू ग्रीन एल्गी है, यानी क्या मैं कह सकती हूँ फंजाई रहने के लिए घर भी दे रहा है एल्गी को, प्रोवाइड शेल्टर यानी प्रोटेक्शन। फंजाई प्रोवाइड शेल्टर या प्रोटेक्शन एंड absorb mineral nutrients and water and absorb mineral nutrient and water for its partner। कौन है उसका पार्टनर? एल्गी। for its partner, वही माइसीलियम है, सरफेस एरिया फैला हुआ है, इंक्रीज सरफेस एरिया।
यही मदद ये पेड़ की भी कर रहा है माइकोराइजा में, और यही हेल्प ये एल्गी की भी कर रहा है। पर हाँ, पेड़ को रहने के लिए घर नहीं दे रहा, पेड़ की ये रक्षा नहीं कर रहा, उल्टा पेड़ इसको घर दे रहा है। यहाँ ये एल्गी को या ब्लू ग्रीन एल्गी को घर दे रहा है। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है ना, वो फंजाई पार्टनर करता है, फ्रूटिंग बॉडी बनती है। नॉट इंपॉर्टेंट, अब नहीं पूछते हैं ये सब। अब देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है, ध्यान से देखो एक बार। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ अ लाइकन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन that they had two different organisms within them। अगर आप लाइकन को देखोगे तो आप पहचान ही नहीं सकते हो कि इसके अंदर दो तरह के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, बिल्कुल एक लगते हैं, इसीलिए इसे डुअल या कॉम्पोजिट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लिखिएगा, लिखो, सो क्लोज इज द एसोसिएशन, so close is the association that one could never imagine, सपने में भी सोच नहीं सकते हो आप देख के, one could never imagine that a lichen has two different organisms within them, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है? एल्गी एंड फंजाई विद इन देम। ब्रैकेट में लिखो डुअल या कॉम्पोजिट ऑर्गेनिज्म, इसीलिए तो इन्हें क्लासिफाई नहीं किया है किसी भी किंगडम में, फुल स्टॉप। अब समझो, ये बात मैं 12th क्लास में पढ़ाऊंगी। जब कहीं सक्सेशन होता है, वर्ड अभी समझ नहीं आएगा, सक्सेशन का मतलब होता है, इतना समझ लो, मान लो एक चट्टान है, उस पर मिट्टी भी नहीं है और आगे जाके उस पर जंगल बन जाए, यानी पहले मिट्टी बने, सॉइल, फिर वहाँ पेड़ आए, जानवर आए, पूरा जंगल बन जाए, इसे सक्सेशन कहते हैं। ऐसे ही कर करके आज के सारे जंगल बने हैं। मान लो कोई खौलता हुआ लावा निकला, ज्वालामुखी फटा, लावा निकला, कूल डाउन हो गया, एक चट्टान बन गई, उस पे जंगल बन जाए, इसे सक्सेशन कहते हैं। बताइए क्या उस चट्टान पर कोई पेड़ लग सकता है? पेड़ ग्रो कर सकते हो चट्टान पे? क्योंकि मिट्टी नहीं है, लेकिन लाइकन्स ग्रो कर जाते हैं। पहली कम्युनिटी, पहला ऑर्गेनिज्म जो ऐसी चट्टान पर ग्रो करता है वो लाइकन्स। कैसे करते हैं वो 12th क्लास में पढ़ेंगे इकोलॉजी के अंदर। तो ये पहली कम्युनिटी आती है, पहले को अग्रणी, पहले को पाइनियर कहते हैं। पहली बार शाहरुख खान ने बाजीगर में विलेन का रोल किया, एक हीरो ने विलेन का रोल किया, तो शाहरुख खान को बोलेंगे पाइनियर है उसमें वो। उसके बाद फिर बहुत लोग विलेन बनने लग गए। पहली बार काजोल ने गुप्त पिक्चर में विलेन का रोल किया, पहली बार किसी हीरोइन ने विलेन बनी थी जिसने मर्डर किया, तो वो उस फील्ड में पाइनियर है। पहली बार जिसने ऑनलाइन टीचिंग शुरू करी वो उस फील्ड में पाइनियर है। ऐसी पहली बार चट्टान पे पाइनियर, और आपका तो बैच ही पाइनियर है क्योंकि आप 11th, अभी पहला कदम है, इसलिए तो नाम रखा था पाइनियर बैच। आप समझ आया? आज समझ आया क्यों है आपके बैच का नाम? लिखिए, पाइनियर कम्युनिटी ड्यूरिंग सक्सेशन। लाइकन्स बनाते हैं, लाइकन्स फॉर्म पाइनियर कम्युनिटी ड्यूरिंग सक्सेशन। बिल्कुल संचिता, हमारे बैच का नाम ही पाइनियर है। ड्यूरिंग सक्सेशन, पहला कदम, पहला स्टेप, फर्स्ट जो करता है अग्रणी, पाइनियर। अब एक और मजेदार बात समझिएगा, इसका रेफरेंस भी 12th क्लास में आएगा। एक्चुअली अगर आपको पता करना है कि किसी एरिया में पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, उसकी पहचान ये होती है कि अचानक से वहां से लाइकन्स गायब हो जाते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उनको पॉल्यूशन से प्रॉब्लम है तो वो अपना टिकट वीज़ा कराते हैं और वो उड़ के दूसरे देश में चले जाते हैं, नहीं, वो मर जाते हैं। गायब मतलब मर जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, पॉल्यूशन जब होता है, प्रदूषण हवा में, स्पेशली सल्फर ऑक्साइड्स जो कोयले की चिमनी से निकलती हैं, ऑटोमोबाइल से निकलते हैं, एग्जॉस्ट में निकलता है गाड़ियों की, सल्फर डाइऑक्साइड जब लाइकन के एल्गी पार्टनर के अंदर जाती है, इनहेल होती है, तो जो क्लोरोफिल होता है उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज कर देता है। इतना समझ लो, क्लोरोफिल कलरलेस हो जाता है, और वैसे ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो जब क्लोरोफिल कलरलेस हो जाता है तो वो सनलाइट नहीं पकड़ पाता, वो खाना नहीं बना पाता, एल्गी भी भूखा मरेगा, फंजाई भी भूखा मरेगा, पूरा लाइकन मर जाता है। तो अगर अचानक से किसी एरिया से लाइकन्स गायब होने लग जाएं तो साइंटिस्ट समझ जाते हैं कि इसके आसपास पॉल्यूशन हो रहा है। So they are very good indicators of pollution, especially sulfur oxide pollution. लिखिएगा, lichens are very good indicators of pollution. Are very good indicators of pollution
इसका रेफरेंस भी आएगा 12th क्लास के इवोल्यूशन चैप्टर में, कॉमा, डू नॉट ग्रो इन SO2 polluted areas, SO2 polluted areas। अब आप 2 लाइन छोड़ दो, इसे आप घर पे लिख लेना। देखो होता क्या है, ये सल्फर ऑक्साइड जो है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में ना सेंटर में मैग्नीशियम एटम होता है, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, तो क्लोरोफिल कलरलेस हो जाता है। ऐसे कलरलेस क्लोरोफिल को फियोफाइटिन कहते हैं। और अब वो सनलाइट नहीं ट्रैप कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा और भूख के कारण, खाने की कमी के कारण मर जाएगा। इस तरह से अचानक से गायब होने लग जाते हैं जैसे ही पोल्यूशन बढ़ता है। 2 लाइंस छोड़ दीजिएगा, इसे आप घर पे लिख लेना। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, डायरेक्टली पूछा नहीं जाता, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, नीट में नहीं पूछा जाता है। ये देखिए, ये लाइकन है, आप सपने में भी सोच सकते हो इसके अंदर एल्गी है, फंजाई है, ऐसा दिख रहा है लाइकन। ये देखो, एक चट्टान के ऊपर लाइकन, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि 2 ऑर्गेनिजम्स हैं। ये वाला जो लाइकन है ना, इसे ओल्ड मैन्स बियर्ड बोलते हैं, असने, बूढ़े की दाढ़ी जैसा दिखता है ये देखो, ये पेड़, ट्री ट्रंक है, इस पर ये लाइकन्स लगी हुई है। आप सोच भी नहीं सकते हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम्स नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में एक पिक्चर बनाने के लिए ऐसे दिखते हैं लाइकन्स। इज इट क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो माइकोराइजा होता है ना, अभी के लिए इतना समझ लो कि लाइकन तो परमानेंट रिलेशन है, माइकोराइजा परमानेंट नहीं होता। हालांकि कुछ पेड़ ऐसे हैं, हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, जिनमें जैसे पाइनस, अगर आपने नाम सुना हो, ऐसा वाला पेड़ होता है, कॉनिफर है ये, कोन जैसा, पहाड़ वहाड़ पे देखा होगा ऐसा, ये पाइनस, इसकी जड़ों में फंजाई मिलता है। अगर इसकी जड़ों से फंजाई हटा दोगे तो ये ग्रो ही नहीं कर पाता है, इतना इंपॉर्टेंट है इसके लिए, बट उसे अपन अलग से पढ़ेंगे। अदरवाइज अगर कंपैरेटिव वे में बात करें तो लाइकन तो परमानेंट रिलेशन है और माइकोराइजा टेम्पररी एसोसिएशन है, पर है दोनों सिम्बायोटिक, दोनों में दोनों पार्टनर्स का फायदा हो रहा है। क्लियर? चलिए अब हेडिंग डालिए, वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। याद है हमने कहा था RH विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये 3 नाम लिखवाए थे, और लाइकन्स, इन चारों को कहीं जगह नहीं दी गई थी। लिखिए, जब मैंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिमिटेशन लिखवाए थे तब आपको बताया था। लिखिएगा, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर, comma, there is no mention of lichens, comma। अब समझो, पहले समझो, देखो, लाइकन्स तो एल्गी और फंजाई के बने हैं, और एल्गी और फंजाई सेल्स के बने हैं। फंजाई मल्टी सेल्यूलर हैं, एल्गी मल्टी सेल्यूलर है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी है तो एक सेल का बना है, बाकायदा सेल के स्ट्रक्चर्स हैं। पर वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन सेल नहीं है, एक कंप्लीट सेल भी नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए हम लिखेंगे लाइकन अलग और इन तीनों को अलग। इन तीनों के लिए लिखा है ए सेल्यूलर। आ रहा है समझ? सो देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकन्स एंड सम ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। लिखिए, एंड सम ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी की लाइंस हैं, समझ के आना चाहिए एक एक शब्द। एंड सम ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। अब सबसे पहले लिखिए वायरसेस। लिखिए वायरसेस, वायरॉइड, प्रियॉन तो 2-2 मिनट का काम है। वायरस अगर अपन समझ गए, समझो, एनसीईआरटी कहती है कि अपन सबको कभी ना कभी कॉमन कोल्ड जुकाम हुआ है या फ्लू हुआ है, ये वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरस जो है इसे किसी किंगडम में नहीं रखा गया, क्योंकि ये ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है। होस्ट के बाहर अगर ये ऐसे एक वायरस पड़ा हुआ है तो ये बिल्कुल नॉन लिविंग की तरह है, एक टेबल कुर्सी की तरह है, ना ये रिप्रोडक्शन कर रहा है ना ये रेस्पिरेशन कर रहा है, इनर्ट पड़ा हुआ है। इवन इसके क्रिस्टल्स तक बना दिए गए थे, इतना इनर्ट पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ये किसी होस्ट के अंदर घुसा, जो भी इसका होस्ट है, जो भी जानवर, इंसान, जो भी, एकदम से एक्टिव हो जाता है, अपना जेनेटिक मटेरियल डालता है उसके सेल के अंदर, पूरी सेल की मशीनरी अपने कब्जे में लेता है, उसके डीएनए से अपना डीएनए बनाता है,
उससे अपना आरएनए बनाता है, उससे अपने प्रोटीन बनाता है, पूरे नए वायरस बनाता है, ढेर सारे वायरस बनते जाते हैं, होस्ट के सेल मरते जाते हैं, होस्ट बीमार पड़ जाता है और वायरस का जबरदस्त मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ये वैसे हाईजैकर्स की तरह हैं जो एयरपोर्ट पे तो ऐसे लग रहे थे बिल्कुल ही आम आदमी है, और जैसे ही फ्लाइट में घुसे, कॉकपिट में घुसे, पायलट के यहाँ पे बंदूक तानी, प्लेन का हाईजैक करा और उसके बाद प्लेन पूरा उनके कब्जे में। तो ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, दोनों के बीच की कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग मानते हैं। लिखिएगा, वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन, viruses did not find a place in classification since they are not considered truly living। हम कब कहते हैं लिविंग? जब कम से कम उसकी बॉडी एक सेल की बनी हो। दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग, कॉमा ब्रैकेट में लिखो, डोंट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, डोंट हैव अ सेल स्ट्रक्चर। ये कह रहे हैं अगर हम लिविंग को सेल स्ट्रक्चर के बराबर माने तो क्योंकि इनमें सेल स्ट्रक्चर नहीं है इसीलिए हम इन्हें लिविंग नहीं मानते और इसीलिए इन्हें किसी किंगडम में नहीं डाला गया है। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो आप वैसे ही बता दोगे। वायरोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ वायरसेस। चलिए अब क्या कहूं, सेल्यूलर, ए सेल्यूलर या नॉन सेल्यूलर वायरस को? सेल्यूलर, ए सेल्यूलर या नॉन सेल्यूलर? ए सेल्यूलर और नॉन सेल्यूलर नहीं बोल सकते, वो भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। यहां देखो ए सेल्यूलर लिखा हुआ है लाइक वायरसेस, और यहां नॉन सेल्यूलर लिखा है। लिख लो नॉन सेल्यूलर या ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। नॉन सेल्यूलर या ए सेल्यूलर का एक ही मतलब होता है, ए का मतलब भी एब्सेंट होता है, नॉन का मतलब भी एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टराइज्ड बाय, बताओ आउटसाइड लिविंग सेल ये इनर्ट है कि एक्टिव है? इनर्ट। कैरेक्टराइज्ड बाय इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड लिविंग सेल, आउटसाइड लिविंग सेल। नेक्स्ट पॉइंट, वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, एक बार जब सेल को इन्फेक्शन करते हैं, घुस जाते हैं, वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, comma, they take over the machinery of host cell। मतलब तुम्हारे एंजाइम अब सब मैं यूज करूंगा। they take over the machinery of host cell। 2, क्यों कर रहे हैं वो? अपनी कॉपी बनाने के लिए, अपनी कार्बन कॉपी बनाने के लिए, यानी अपना रेप्लिका बनाने के लिए। रेप्लिकेट, रेप्लिकेट मतलब अपने आप को डबल करना, टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स, कॉमा, होस्ट के साथ दोस्ती करके रहेंगे या मारेंगे? मारेंगे, किलिंग द होस्ट। वो हाईजैकर्स जो हैं वो पायलट के साथ थोड़ी दोस्ती करेंगे, किलिंग द होस्ट। फिर उनके साथ उनका एक आदमी भी रहता है जिसको प्लेन चलाना भी आता है, किलिंग द होस्ट, है ना, मूवीज में दिखाते हैं ना, किलिंग द होस्ट। चलिए एनसीईआरटी आपसे पूछती है, बताओ बच्चों आप क्या मानोगे वायरस को? वुड यू कॉल देम लिविंग और नॉन लिविंग? तो फिर लिविंग तो है वो लिविंग के अंदर जाके, लिविंग तो फिर नीचे पड़े हुए तो नॉन लिविंग है। दोनों के बीच की कड़ी लिखिए, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या मैं ये बोल सकती हूं ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो केवल होस्ट के अंदर ही लिविंग की तरह बिहेव करता है? यानी क्या मैं ये बोल सकती हूँ ये होस्ट सेल के अंदर ही लिविंग की तरह बिहेव करता है? इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट, वो भी ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट कंपल्सरी, बाहर जिंदा ही नहीं है। लिखिए ऑब्लिगेट इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट। क्या मैं ये बोल सकती हूँ ये सेल थ्योरी का अपवाद है? सेल थ्योरी क्या थी कि लिविंग आर मेड अप ऑफ सेल्स, all bodies of plant and animals are made up of cells, cell is the structural functional unit of life। पर यहाँ पे सेल नहीं है फिर भी ये लिविंग के अंदर जाके लिविंग बन रहे हैं। so they are exceptions to cell theory, exceptions to cell theory। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रही हूं, लिखिएगा। नेम वायरस मीन्स, वायरस का मतलब होता है जहरीला,
वीनम, पॉइजनस, वहां से शब्द उठाया गया है, वीनम या पॉइजनस, फ्लूइड, जहरीला पदार्थ। नेम वायरस मीन्स वीनस या पॉइजनस फ्लूइड, डैश करके लिखो बाय पास्चर, कुछ बहुत जरूरी पढ़ाने वाली हूं, एनसीईआरटी की गड़बड़ पढ़ाने वाली हूं, बाय पास्चर, ब्रैकेट में लिखो 1880, 1880। अब यहाँ ईयर्स आ गए, कितने स्टूडेंट्स हैं जो ईयर की अलग से कोई बना रहे हैं डायरी वायरी, कंटिन्यू करी हुई है अभी भी, लिख रहे हो, चलो तो उसमें लिख देना ये भी, बाय पास्चर 1880। अब नेक्स्ट बात समझिएगा, वायरस की कैसे खोज हुई थी। एक्चुअली एक साइंटिस्ट हुए हैं इवानोविस्की, क्या नाम है, इवानोविस्की, क्या नाम है, विस्की से याद रखो, इवानोविस्की। 1872 की बात है, ये टोबैको का पेड़ स्टडी कर रहे थे और उसमें एक डिजीज होती है मोजाइक डिजीज। मोजाइक मतलब तंबाकू की पत्तियों पे से धब्बे धब्बे हो जाते हैं जिससे वो पत्तियां खराब हो जाती है, और तंबाकू में बेसिकली जो बेचा जाता है वो लीव्स ही बेची जाती हैं, लीव्स को ही बीड़ी सिगरेट उन सब में निकोटिन में यूज करते हैं, तो पूरी फसल खराब हो जाती थी। टोबैको मोजाइक डिजीज कहते हैं इसको, टोबैको में मोजाइक डिजीज, वो इसे स्टडी कर रहे थे और वो ये देखना चाह रहे थे कि इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है। उन्होंने क्या करा, कोशिश करी उस ऑर्गेनिज्म को पहचानने की। तब तक साइंटिस्ट ये मानते थे कि सब बीमारियां बैक्टीरिया करता है, तो ये भी सोचते थे कि ये बैक्टीरिया से होती होगी, पर एक दिन उन्होंने क्या करा, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर बनाया और उसमें से इसको डाल के देखने की कोशिश की। बताओ अगर ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है और अगर ये बैक्टीरिया होता एजेंट, तो क्या ये उससे पास होता, नहीं होता, पर ये पास हो गया, यानी ये बैक्टीरिया से छोटा है। बैक्टीरिया से छोटा तो माइकोप्लाज्मा भी है। तो इन्होंने ये नहीं खोजा था कि ये वायरस है, पर इन्होंने ये बता दिया था कि इट इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज इट कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। लिखिए डीजे इवानोविस्की, डीजे इवानोविस्की, IVANOWSKY, इवानोविस्की, 1892, ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्नाइज्ड, उन्होंने देखा, रिकॉग्नाइज्ड कैजुअल, ये कॉजल है, कॉजल मतलब कॉज करने वाला, कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको, मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको to be smaller than bacteria, to be smaller than bacteria because they, बोलो passed through या not passed through passed through bacteria proof filters, because they passed through bacteria proof filters, they passed through bacteria proof filters, full stop। अब क्या हुआ देखो, 1880 में नाम दिया गया, 12 साल बाद उन्होंने देखा कि ये बीमारी किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म से होती है जो बैक्टीरिया से छोटा है और बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाता है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है बीजरनिक, क्या नाम है, बीजरनिक, 6 साल बाद यानी 1898 में इन्होंने क्या किया, एक तंबाकू का पेड़ जिसमें बीमारी हुई है, टोबैको मोजाइक डिजीज हुई है, उसकी पत्तियां ली, उसका रस निकाला, एक्सट्रैक्ट, उसमें वो ऑर्गेनिज्म भी होगा और उसे एक हेल्दी टोबैको पेड़ के अंदर डाल दिया, मिट्टी में डाल दिया होगा, पेड़ में एब्जॉर्ब हो गया होगा और उन्होंने देखा उस हेल्दी पेड़ को भी बीमारी हो गई सेम। इससे क्या प्रूफ होता है कि ये जो भी ऑर्गेनिज्म है ये इन्फेक्शियस है कि नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस। उन्होंने कहा ये जो फ्लूइड मैंने निकाला है, ये जो रस, ये कंटेजियस है, इन्फेक्शियस है और इसको नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, संस्कृत जैसा क्या नाम दिया, बोलो बोलो, एनसीईआरटी की लाइन है, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। फ्लूइडम मतलब फ्लूइड, कंटेजियम मतलब ये कंटेजियस है, वाइवम वर्ड वाइवो से लिया है, विवो लिविंग, ये लिविंग है, इसके अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑफ कोर्स वो वायरस था, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। साइंटिस्ट, ईयर और क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लिखिएगा। बीजरनिक, MW बीजरनिक, आप MW नहीं याद रखोगे चलेगा, ये ऐसा नहीं आएगा MW AW BMW ऐसे नाम नहीं आएंगे, यहाँ भी ऐसे DJ RJ ऐसे नाम नहीं आएंगे, ये आना चाहिए बीजरनिक, 1898।
डेमॉन्स्ट्रेटेड, इन्होंने करके दिखाया ये, डेमॉन्स्ट्रेटेड दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको, एक्सट्रैक्ट जो सत निकाला, रस निकाला, ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको caused infection in healthy plants, caused infection in healthy plants। ऐसे पता चला था कि वायरस इन्फेक्शियस होता है, तभी तो घर में एक को जुकाम होती है सबको हो जाता है, एक से दूसरे में फैलता जाता है। cause infection in healthy plants, full stop। he called fluid as, he called fluid as, क्या कहा था? contagium vivum fluidum। लिखिए, एनसीईआरटी की लाइन है, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ये विवो से वर्ड आया है, विट्रो पढ़ा था ना, विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, विवो मतलब बॉडी के अंदर, लिविंग, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इसका ट्रांसलेशन है। चलिए अब एक और साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, 1880 में नाम दिया, 82 में इवानोविस्की की कहानी हुई और 6 साल बाद 98 में ये हुआ। अब 1935 में एक साइंटिस्ट आए, स्टैनली, इन्होंने पहली बार वायरस के क्रिस्टल्स बनाए थे। लिखिएगा WM, अभी MW थे, अब WM आ गए, ये देखो, इसलिए छोड़ो ये नाम। स्टैनली 1935, 50 साल में भी नीट नहीं निकलेगा अगर अपन ये नाम के WM और MW भी याद करने लग गए और पेपर में आने लग गया। स्टैनली 1935 showed that viruses could be crystallized, viruses could be crystallized। इन्होंने कौन सा वायरस के क्रिस्टल बनाए थे? टोबैको मोजाइक वायरस, TMV। ये वही वायरस है जो तंबाकू में मोजाइक डिजीज कर रहा है, टोबैको मोजाइक वायरस। Viruses could be crystallized and crystal consists of largely proteins। एक्चुअली वायरस के पास दो चीज होती है, अगर आपको आइडिया हो, एक प्रोटीन और एक जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल तो वो होस्ट के अंदर डालता है, पर जब वायरस बाहर पड़ा हुआ है तो उसमें मेन क्या है? प्रोटीन। जेनेटिक मटेरियल इनर्ट होता है तो प्रोटीन के क्रिस्टल्स बनते हैं, मेनली प्रोटीन्स होता है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर इनर्ट आउटसाइड, क्या लिखो? इनर्ट इनसाइड होस्ट या आउटसाइड होस्ट? इनर्ट आउटसाइड देयर, इनर्ट आउटसाइड देयर, हर शब्द आना चाहिए। लेकिन ये बताओ, कोई भी वायरस किसी भी होस्ट में बीमारी करेगा या पर्टिकुलर में होता है? पर्टिकुलर। पिग में कोई पर्टिकुलर डिजीज पर्टिकुलर वायरस करता होगा, वो इंसान में नहीं करेगा। तो दे आर स्पेसिफिक होस्ट सेल, दे आर स्पेसिफिक होस्ट सेल। ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। अभी अभी ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट मैंने लिखवाया था, एनसीईआरटी में ऑब्लिगेट पैरासाइट लिखा है। अब समझो, अब एक फ्लो चार्ट जैसा बना लेते हैं अपन। देखिए, वायरस के पास दो चीजें होती हैं हर वायरस पे। लिखिए, वायरस पे एक प्रोटीन कोट होता है और एक जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल, कौन कौन से केमिकल्स हैं जो जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कौन है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है? तो बहुत बुरी बात है? क्रोमैटिन। और थोड़ा अच्छा बोलो, क्रोमैटिन में क्या है जो जेनेटिक मटेरियल है? डीएनए, या तो डीएनए या तो आरएनए। तो जेनेटिक मटेरियल इनमें बताओ, एक वायरस में डीएनए आरएनए दोनों होगा या कोई एक होगा? एक। ध्यान से सुनना, हमारे सेल में डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। हमारे सेल के अंदर डीएनए भी मिलते हैं, आरएनए भी मिलते हैं, प्रोटीन भी मिलते हैं। वायरस में या तो डीएनए होगा जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए। इस पे बड़ा क्वेश्चन आता है, बोथ नहीं, आइदर डीएनए और आरएनए। प्रोटीन तो होगा ही होगा, उसके साथ आइदर डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए या तो आरएनए। ये इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एनसीईआरटी में कैसे लिखा है, यहां देखिए,
In addition to protein, virus contains genetic material that could be either RNA or DNA. यानी प्रोटीन तो होगा ही होगा, उसके अलावा जेनेटिक मटेरियल होगा जो या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए. नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए. वेरी गुड सृष्टि, उमेश, सही आंसर्स थे. अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कह रही हूं इसमें डीएनए या आरएनए है और साथ में प्रोटीन है, तो क्या मैं इसे न्यूक्लियोप्रोटीन कह सकती हूं? ये न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये न्यूक्लिक एसिड हो गया जो भी है, और ये प्रोटीन हो गया, तो न्यूक्लियोप्रोटीन कह सकते हैं. कुछ और पढ़ा है न्यूक्लियोप्रोटीन जिसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन हो? पढ़ा चुकी हूं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में. एक ऑर्गेनेल है, चलो हिंट दे देती हूं. प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. नहीं संचिता, गलत आंसर है आपका. राइबोसोम नहीं पढ़ा? आरएनए प्लस प्रोटीन. क्रोमैटिन, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए, यही तो पढ़ा था. तो न्यूक्लियोप्रोटीन वायरसेस होते हैं. ये आपको तब भी पढ़ाया जब बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन लिखवाया था, कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड प्रोटीन. अगर प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड जुड़ जाए उसे न्यूक्लियोप्रोटीन कहा था. वहां भी मैंने आपको राइबोसोम, क्रोमैटिन, क्या बोलते हैं, वायरसेस, इन सब के एग्जाम्पल्स बताए थे. चलो कोई बात नहीं, लिखिएगा. अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन. अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन. अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन. एनी आइडिया प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल में से क्या है जो होस्ट सेल के अंदर जाएगा? अभी तो मैंने बताया जेनेटिक मटेरियल, यानी इंफेक्शन कॉज करने वाला इन दोनों में से कौन है? जेनेटिक मटेरियल. यही ब्रैकेट में लिख लीजिए, इन्फेक्शियस. डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, जेनेटिक मटेरियल होता है इन्फेक्शियस, ये होस्ट के अंदर डालता है वायरस. प्रोटीन कभी वायरस का अंदर नहीं जाता. जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस. चलिए अब एक्चुअली होता क्या है वायरस के अंदर, समझना. प्रोटीन का जो कोट होता है, जैसे मान लो ये प्रोटीन कोट है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है. इस प्रोटीन का जो कोट है इसे कैप्सिड कहते हैं. इस प्रोटीन के कोट को कैप्सिड कहते हैं. प्रोटीन का काम इतना ही है कि जो अंदर जेनेटिक मटेरियल है उसे प्रोटेक्ट करे, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल को होस्ट के अंदर भेजना है. सभी वायरसेस में अपने को ये प्रोटीन कोट मिलेगा. इसकी जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं उन्हें कैप्सोमियर्स बोलते हैं. कैप्सोमियर्स या तो हेलिकली अरेंज्ड है या पॉलीहेड्रली. ये जैसे पॉलीहेड्रल है, हेलिकल मतलब ऐसा प्रोटीन का कोट. अलग अलग वायरस में अलग अलग तरह का प्रोटीन कोट मिलता है. चलिए आइए हम लिखते हैं. तो यहीं पर बना लेते हैं. अगर आपके में नहीं है तो कोई बात नहीं, दोबारा एक और बना लो, एक और फ्लो चार्ट बनाओ वायरस करके, या लिख लो, ऐसा लिखो, कैप्सिड. कैप्सिड ऑफ वायरस. फर्स्ट कैप्सिड ऑफ वायरस लिखिएगा. आउटर प्रोटीन कोट. आउटर प्रोटीन कोट, प्रोटीन तो है पर किस रूप में है? इस रूप में है. आउटर प्रोटीन कोट, कॉमा, प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल. प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल, कॉमा, प्रेजेंट इन ऑल वायरसेस. प्रेजेंट इन ऑल वायरसेस, comma, made of units called capsomeres. यूनिट्स को बोलते हैं कैप्सोमियर्स, पूरे को बोलते हैं कैप्सिड. फुल स्टॉप. कैप्सोमियर्स जहां लिखा है वहां ब्रैकेट में लिख लो, कैप्सोमियर्स. अरेंज्ड इन, ये छोटी छोटी यूनिट्स कैसे अरेंज्ड हैं? अरेंज्ड इन हेलिक्स की तरह और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स. हर वर्ड पे क्वेश्चन आता है. हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स. अब एक हिस्सा इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, आइदर डीएनए और आरएनए, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. ये भी हर वायरस में मिलेगा, या तो डीएनए या तो आरएनए. अगर आरएनए वाला वायरस है तो राइबो वायरस बोल देंगे, डीएनए वाला है तो डीऑक्सी राइबो वायरस बोल देंगे. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें लर्न करना है कि जनरली 3 तरह के वायरसेस हैं. कुछ पेड़ों को इन्फेक्शन करते हैं, कुछ जानवरों को इन्फेक्शन करते हैं और कुछ बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करते हैं.
तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स, वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स, डैश करके लिखो। इनमें जनरली आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, और आरएनए हम जानते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एनसीईआरटी की लाइन है, प्लांट्स को अंडरलाइन करना और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये जो टोबैको मोजाइक वायरस है ना, इसमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है जेनेटिक मटेरियल। ये एक अपवाद है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, फूल गोभी में भी बीमारी करने वाले एक वायरस है, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। कैप्सिड तो सब में होगा, प्रोटीन कोड सब में होगा। चलो सेकंड लिखो, वायरस दैट इन्फेक्ट्स एनिमल्स, वायरस दैट इन्फेक्ट्स एनिमल्स, डैश करके लिखना। इनमें कुछ वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, कुछ में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और कुछ में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। जैसे जो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स बीमारी होती है, माता जो आती है, छोटी माता, बड़ी माता, वो सबका वायरस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इवन अगर आपने सुना हो हेपेटाइटिस बी, उसका वायरस भी ऐसे ही होता है, लिख लो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये 12th क्लास में काम आएगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एंड हेपेटाइटिस बी, स्पेशली हेपेटाइटिस बी पे क्वेश्चन आता है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। इसमें एक रियो वायरस आता है, रियो वायरस। बाकी ज्यादातर वायरस अपने ऐसे रहते हैं जो बीमारियां करते हैं, जैसे एचआईवी जो एड्स करेगा, पोलियो करेगा, मम्स, मीजल्स, रुबेला, और कौन सी होती है वायरल डिजीजेस जैसे रेबीज, कुत्ते के काटने से जो होती है, इनको हटा दो। तो ज्यादातर बीमारियां अपने में कैसी होती है, मैं जब 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर पढ़ाती हूँ, बहुत सारी वायरल डिजीज पढ़ाती हूँ, तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ, ये 3 हटा दो, बाकी सब में लिख देना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। कॉमन कोल्ड, फ्लू, चिकनगुनिया, डेंगू, ये सब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो तीनों तरह के वायरसेस कर सकते हैं। पेड़ों में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, हमारे में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तीनों तरह के वायरसेस बीमारियां करते हैं। थर्ड लिखिएगा, बैक्टीरियल वायरसेस या वायरसेस, ऐसा लिखो, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ब्रैकेट में इसका नाम लिखो, बैक्टीरियल वायरसेस, बैक्टीरियल वायरसेस। और मैंने पढ़ाया है वो वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, बैक्टीरियोफेज या फाज, एक ही बात है, और बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफाज, डैश करके लिखना। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इनमें ज्यादातर ये मिलता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये अपवाद है, एनसीईआरटी में नहीं दिया। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी कुछ बैक्टीरियोफाज में मिलते हैं, जैसे M13 एंड 5X174, इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी 12th क्लास में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में आएगा कि इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी लर्न कर लेना। यहां एनसीईआरटी में नहीं दिया है, हालांकि यानी देखो, याद करने का तरीका बताती हूं, प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये तो बड़ा आसान है याद रखना। देखो आरएनए तो होता ही सिंगल स्ट्रैंडेड है और डीएनए होता डबल स्ट्रैंडेड है। यहां पे ये दोनों लिख दो, ये भी लिख दिया इधर से, ये भी लिख दिया इधर से, और बीच में इसी का डबल स्ट्रैंडेड भी लिख दिया। ऐसे कैसे भी याद करो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मोस्टली कैसे कैसे वायरस पेड़, जानवर और बैक्टीरिया को जो इन्फेक्ट करते हैं उनमें कैसा जेनेटिक मटेरियल होता है। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। लिख लो शॉर्ट में एक बार।
आरएनए होता ही पहले सिंगल लिखा है, लास्ट में डबल लिखा है, डबल स्ट्रैंडेड तो होता ही डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड तो होता ही आरएनए, दोनों को यहां लिख दो और बीच में इसका वाला डबल स्ट्रैंडेड भी लिख दिया। चलिए अब समझो, अब ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं लिया, कुछ वायरसेस में देखो ये दो चीजें तो हर वायरस में मिलेगी, प्रोटीन का कैप्सिड हर वायरस में मिलेगा, अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रोटेक्टेड हर वायरस में मिलेगा, पर कुछ वायरस में प्रोटीन कोट के बाहर भी एक एनवेलप होता है। थर्ड लिखिएगा एनवेलप, एनवेलप, आउटर टू कैप्सिड, कैप्सिड के बाहर, आउटर टू कैप्सिड, made up of carbohydrate protein fats, made up of carbohydrate protein fats, present only in some viruses, some viruses, सब में नहीं होता। एग्जाम्पल HIV जो एड्स करता है, अगर है तो एनवेलप्ड वायरस बोलते हैं, नहीं है तो नॉन एनवेलप, पर कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल तो हर वायरस में मिलेगा ही मिलेगा। इसमें क्या होता है एक्चुअली, ये प्रोटीन का कोट होता है ऐसा, ये आरएनए होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड अलग अलग, और ये चारों तरफ ऐसा एक एनवेलप मिलता है, ऐसा ऐसा एनवेलप। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर डिटेल में 12th क्लास में आएगा। सिंगल स्ट्रैंडेड ये तीनों और ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। चलो अब देखो एनसीईआरटी का डायग्राम। ठीक है, यहां लिख लो एनसीईआरटी डायग्राम, लिखो एनसीईआरटी डायग्राम, ये पढ़ना है घर जाके देखना है। एनसीईआरटी डायग्राम नंबर 1 टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। देखिए इसमें ये ये तो इसका प्रोटीन कोट है कैप्सिड, और ये इसकी यूनिट्स हैं कैप्सोमियर्स, और ये ऐसे करके ये आरएनए, और ये पेड़ों को, टोबैको तंबाकू का पेड़ होता है, और पेड़ वाले कैसे हैं, आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो ये आरएनए, ये कैप्सिड है एक्चुअली। देखो ध्यान से समझो, पूरा कैप्सिड है और ये कैप्सोमियर है। क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में, डायग्राम आया था, लेबलिंग पे क्वेश्चन पूछा था, इसका एक ऑप्शन कैप्सोमियर भी था, एक ऑप्शन कैप्सिड भी था। क्या लगाओगे, कैप्सिड, क्योंकि एनसीईआरटी में से कैप्सिड लेबल करा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पता है तो अपन यही सोचते हैं कि एक तो कैप्सोमियर होगा, अगर दिमाग लगाएंगे सिर्फ थ्योरी से, पर एनसीईआरटी की लेबलिंग है ये। चलो फर्स्ट टीएमवी, सेकंड देखो रॉड शेप का है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और कैप्सिड हेलिकल है। चलो सेकंड बैक्टीरियोफाज, ये डायग्राम देखना है, बैक्टीरियोफाज देखो दिखाती हूं, ये देखो इसका कैसा हेड है, कैप्सिड है ये, पॉलीहेड्रल, ये यूनिट्स हैं इसकी कैप्सोमियर्स, इसे हेड कहते हैं। फिर यहां पर ये कॉलर जैसा आ जाता है, देखो ऐसा है ये हेड, ऐसे करके ये कॉलर हो गई, इसके बाद ये पूरी शीट हो गई, हेड कॉलर शीट, और यहां से ऐसे 6 निकलते हैं, इन्हें बोलते हैं टेल फाइबर्स, 1 2 3 4 5 6। इनके थ्रू ये बैक्टीरिया पे अटैच होता है, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है जो हमें दिख नहीं रहा है। होता क्या है, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, ऐसे अटैच होता है और यहां से जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल देता है और खुद डिटैच हो जाता है। तो ये डायग्राम आपको आना चाहिए, बना लो जैसे मैंने बनाया है, शॉर्ट में बनाओ और इसकी लेबलिंग करिए। देखो इसका भी शेप कैसा दिख रहा है, रॉड जैसा शेप, वो ये रॉड शेप्ड, और रॉड शेप, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इसमें, क्योंकि ये भी बैक्टीरिया वाला है, बैक्टीरिया में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। और पॉलीहेड्रल, ये देखो ऐसा ऐसा है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, ये पॉलीहेड्रल है। तो यहीं पर लिख लो बैक्टीरियोफाज में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, कैप्सिड पॉलीहेड्रल, कैप्सिड पॉलीहेड्रल। अभी पढ़ा था ना कि कैप्सिड कैप्सोमियर का बना है, और कैप्सोमियर या तो पॉलीहेड्रल अरेंज्ड है या हेलिकल अरेंज्ड है, पॉलीहेड्रल। चलिए इस डायग्राम पे वापस आते हैं, टीएमवी में लिख लो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, वायरस कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और कैप्सिड हेलिकल, कैप्सिड हेलिकल। आइए इस डायग्राम को भी शॉर्ट में बना लेते हैं। ये आरएनए हो गया इसका,
और ऐसे करके बनाओ ये पूरा, इसका कैप्सिड विथ कैप्सोमियर्स हो गया, बना लीजिए। ये भी रॉड शेप का है बैक्टीरिया, ये पूरा आरएनए है इसका। सो दिस इज आरएनए, और इसे क्या लेबल करूं? कैप्सिड, कैप्सिड। टोबैको मोजाइक वायरस बना लो फटाफट। ठीक है, बना लिए दोनों वायरसेस। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वायरस कॉजेज डिजीज लाइक, वायरस कॉजेज डिजीज लाइक। अब बहुत सारी डिजीजेस करते हैं वायरसेस, जैसे कुछ तो हमें पता है, स्मॉल पॉक्स, ये तो आपको मालूम हो, स्मॉल पॉक्स मालूम है, चेचक की बीमारी। चिकन पॉक्स तो छोटी माता है, जो अपन सबको चिकन पॉक्स हुआ होगा बचपन में, दाने दाने आ जाते हैं। और चेचक अब टोटली इरेडिकेट हो गया है, गड्ढे पड़ जाते हैं जिसमें स्कार निशान रह जाते हैं। आपने शायद नहीं देखे होंगे, अगर आपके फैमिली में कोई बुजुर्गों को हुआ हो ऐसा कोई चेचक का पेशेंट हो, अब ये टोटली इरेडिकेट हो गया है। 1978 के बाद दुनिया में इसका कोई केस नहीं है। वैक्सीन टीकाकरण के द्वारा इसको पूरी तरह से, इकलौती डिजीज है जिसको पूरी तरह से पृथ्वी पे से, वर्ल्ड पे से इरेडिकेट कर दिया गया है, लुप्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। स्मॉल पॉक्स बहुत खतरनाक बीमारी थी, अगर यहाँ पर इसकी दाने आते हैं ना, जैसे बड़ी माता बोलते हैं, तो ब्लाइंडनेस, अंधापन तक हो जाता था, गड्ढे रह जाते थे, पूरे चेहरे पे से गड्ढे 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 रहते थे। ओमपुरी की मूवीज अगर आपने देखी हो, ओमपुरी को स्मॉल पॉक्स हुआ था, तो ऐसे गड्ढे 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 चेहरे थे। दूसरा लिखिए एड्स, एड्स भी आपको मालूम है HIV वायरस से होता है। हाँ कोविड, बिल्कुल, अभी अपन NCERT वाले लिख रहे हैं। मम्स, मम्स मालूम है, जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड होता है, उस लिखवाया था डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसका इन्फेक्शन हो जाता है, पूरा सलाइव पैरोटिड यहाँ गाल की तरफ होता है, पूरा सूज जाता है, 12th में पढ़ेंगे। हर्पीज, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से होता है, अभी सिर्फ नाम लिख लीजिए। इन्फ्लुएंजा, ये एक तरह का फ्लू है, फ्लू, वायरल इन्फेक्शंस हैं ये सारे, ये सब इंसानों में बीमारियां होती हैं। नाउ नेक्स्ट, इन प्लांट्स, इन प्लांट्स सिम्टम्स कैन बी, अगर पेड़ों में बीमारी हुई, वायरल इन्फेक्शन हुआ, तो क्या क्या लक्षण आएंगे पेड़ के अंदर? लिखिएगा, मोजाइक फॉर्मेशन, ये तो बहुत आसान है याद रखना, टोबैको मोजाइक डिजीज हुई है ना, मोजाइक मतलब ऐसे धब्बे 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 हो जाएंगे पत्तियों पे, मोजाइक फॉर्मेशन। दूसरा, जो लीव्स हैं वो ऐसे कर्ल हो जाती है, मतलब सरफेस एरिया कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, पेड़ की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फर्क पड़ जाएगा। लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, ये रटा होना चाहिए, NCERT की लाइंस हैं ये, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग। तीसरा, कभी कभी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, वेन मालूम है क्या होती है? आर्टरी वेन वाला नहीं, ये पत्ती है पेड़ों में, ये वेन्स है, ये वेन्स हैं। एक्चुअली यहाँ जाइलम फ्लोएम होता है, जो खाना पानी ला रहा है, उसमें डैमेज हो जाता है तो भी नुकसान हो जाएगा। येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेड़ पूरा बढ़ नहीं पाएगा, बौना रह जाएगा। डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, ये सब वायरल डिजीजेस से पेड़ों में सिम्टम लक्षण आ सकते हैं। इसकी हमने ट्रिक बना दी। माए मतलब मोजाइक फॉर्मेशन, लिली मतलब लीफ कर्लिंग रोलिंग एंड येलोइंग ऑफ लीव्स। मेरी लिली छोटी है, डॉर्फ, डॉर्फ मतलब डॉर्फिंग एंड स्टंटिंग ग्रोथ। ट्रिक लिख लो फटाफट से। चलो, सो विद दिस वी कंप्लीट वायरसेस। अब लिखिए वायरॉइड्स। वायरॉइड्स बहुत आसान है, वायरॉइड्स। ऑइड का मतलब मालूम है क्या होता है? जैसा, डिस्क जैसा, डिस्कॉइड। वायरस जैसा वायरॉइड। अब वायरस जैसे का क्या मतलब है समझो। वायरस के पास प्रोटीन भी है, जेनेटिक मटेरियल भी है। अगर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल हुआ तो वायरॉइड, और अगर सिर्फ प्रोटीन हुआ तो प्रियॉन्स। ऐसे प्रोटीन पार्टिकल्स हैं जिन पे कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है फिर भी बीमारी करते हैं, उन्हें प्रियॉन्स बोलते हैं। ऐसे जेनेटिक मटेरियल है जिसका कोई प्रोटीन कोड तक नहीं है, सेल तो दूर की बात है, इन्फेक्शन करते हैं। तो अगर दोनों हैं तो वायरस, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल वो भी आरएनए वाला होता है वायरॉइड, और सिर्फ प्रोटीन है
तो प्रियॉन्स। याद रखना बड़ा आसान है, प्रोटीन प्रियॉन पीपी हो गया, तो दूसरा वाला क्या हो गया, वायरॉइड, जिसपे जेनेटिक मटेरियल होगा। लिखिएगा इन 1971 ईयर अपनी कॉपीज में अलग से भी नोट करना अगर आप करते हो, इंपॉर्टेंट है। टी.ओ. डीनर साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इन्हें खोजा था। 1971 टी.ओ. डीनर, दोनों इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, इसके पहले बैक्टीरिया माने जाते थे बीमारी करते हैं, वायरसेस की खोज हो गई थी। 1971 ही तो अभी कुछ साल पहले की बात है। बैक्टीरिया नाम, वायरस नाम दिया था 1880 में, 1880 में। ये तो मैं 1971 की बात कर रही हूँ। वायरस तो 1892, 1898, इवन 1935 में तो उसके क्रिस्टल्स ही बना लिए गए थे। ये तो बहुत बाद में खोजे गए हैं। अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट। अब सोच के बताओ एक बात, अगर इसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन की कवरिंग नहीं है, तो ये वायरस से छोटा है कि बड़ा है? छोटा, स्मॉलर देन वायरसेस। देखो बैक्टीरिया से छोटा होता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा से छोटा होता है वायरस, वायरस से छोटे हैं वायरॉइड्स। स्मॉलर देन वायरसेस एंड कॉज्ड। अब एक बीमारी जिसमें इसकी खोज हुई थी, आलू की फसल खराब करते हैं। आपको मालूम है आलू अंडरग्राउंड रहता है, उसे ट्यूबर बोलते हैं, अंडरग्राउंड आलू की स्टेम। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये एक वायरॉइड के कारण होती है। साइंटिस्ट पहले सोचते थे बैक्टीरियल डिजीज है, फिर उन्हें लगा वायरस की डिजीज है। फिर जब कॉजेटिव एजेंट मिला तो उसमें तो कोई प्रोटीन ही नहीं था, तो उन्हें समझ में आया कि ऐसा भी होता है, वायरॉइड नाम लिखा, वायरस जैसा है वायरॉइड। आपको बीमारी आनी चाहिए, ईयर आना चाहिए, साइंटिस्ट का नाम आना चाहिए, स्मॉलर देन वायरस आना चाहिए, और इन्फेक्शियस तो है ही जब बीमारी कर रहा है तो। चलिए ये था क्या? इट वॉज फाउंड टू बी, लिखिए इट वॉज फाउंड टू बी। मुझे बताओ अगर इसमें प्रोटीन नहीं है चारों तरफ, क्या मैं इसे फ्री आरएनए बोल सकती हूं? इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, फ्री आरएनए। ब्रैकेट में नेकेड आरएनए, कपड़े नहीं पहने, कंबल नहीं पहना है प्रोटीन का, फ्री आरएनए, फुल स्टॉप। क्या लिखूं? इट हैज प्रोटीन कोड या इट लैक्ड प्रोटीन कोड? इट लैक्ड प्रोटीन कोड, इट लैक्ड प्रोटीन कोड फाउंड इन वायरसेस। वायरसेस में जो प्रोटीन कोड मिलता है वो इसमें नहीं मिला। इट लैक्ड प्रोटीन कोड फाउंड इन वायरसेस, कॉमा, हेंस कॉल्ड वायरॉइड, हेंस कॉल्ड वायरॉइड। अच्छा सोच के बताओ कि वायरस से कम वेट होगा इसका या ज्यादा? कम वेट होगा। आरएनए भी इसका बहुत हल्का सा होता है, तो लिखिए आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट। तो बिल्कुल इजी है, मैं दोबारा रिपीट करती हूं, बोलो ईयर, बोलो, ट्राई करो। 1971, साइंटिस्ट का नाम बोलो, टी.ओ. डीनर। कौन सी बीमारी है बोलो? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। साइज बोलो, वायरस से बड़ा, छोटा या बराबर? स्मॉलर। क्या, किस चीज का बना हुआ है? ओनली जेनेटिक मटेरियल। कौन सा जेनेटिक मटेरियल? आरएनए। क्या नहीं है? प्रोटीन कोड नहीं है। कैसा आरएनए कहलाएगा? फ्री आरएनए। और वेट कैसा है आरएनए का? लो मॉलिक्यूलर वेट, कम है, लो मॉलिक्यूलर वेट। और भी बीमारियां देखी गई हैं जैसे सिट्रस, नींबू वगैरह में, ये सब पर आपको नहीं पूछते हैं, आपको सिर्फ एक आनी चाहिए, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा प्रियॉन्स, प्रियॉन्स। डिस्कवर्ड बाय एल्पर, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है कभी भी। डीनर दिया है एनसीईआरटी पे, वायरॉइड की खोज जिनने की थी ये नहीं दिया है। लिखिएगा इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स, इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स, ब्रैकेट में नो जेनेटिक मटेरियल। वायरस में दोनों हैं, वायरॉइड में सिर्फ आरएनए है और प्रियॉन में सिर्फ प्रोटीन है। इन मॉडर्न मेडिसिन लिखो, इन मॉडर्न मेडिसिन, कॉमा, सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, अभी समझाती हूं, सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज was transmitted by agent consisting of
consisting of abnormally folded protein, abnormally folded protein, full stop. next point अभी समझाती हूँ, लिखो लिखो next point. example bovine spongiform encephalopathy, bovine spongiform encephalopathy. लिखो अभी समझाती हूँ. इसका फुल फॉर्म तक पूछ लेते हैं. BSc, BSc नहीं, BSE, comma, called mad cow disease in cattles, mad cow disease in cattles. ये फर्स्ट है, एग्जाम्पल में पहली बीमारी. सेकंड लिखो, सेकंड इट्स एनालॉगस वेरिएंट. लिखो समझाती हूं. इट्स एनालॉगस वेरिएंट, नाम लिखिएगा, CR जेकब डिजीज, CR जेकब डिजीज, CJD इन ह्यूमंस, इन ह्यूमंस. एक्चुअली इसका पूरा नाम होता है क्रूट्सफेल्ड जेकब्स डिजीज. लिखो, क्रूट्सफेल्ड जेकब डिजीज. CJD, BSc फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं. लिखिए, फिर समझाती हूं. एक्चुअली प्रियॉन की जो खोज हुई थी, लिख लिया, अब समझो. प्रियॉन की जो खोज हुई थी, एक बीमारी थी जिसमें जो कैटल्स है, मवेशी, दूध देने वाले जानवर, वो पागल हो जाते थे. मैड काउ डिजीज. पागल कब हो जाता है कोई? जब उसका न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो, नर्वस सिस्टम की डिजीज हो. मैड काउ डिजीज, इसको नाम दिया गया, टेक्निकल नाम बोवाइन. बोवाइन का मतलब होता है दूध देने वाले जानवर, बोवाइन. एनकेफेलोपैथी, एनकेफेलॉन किसके लिए यूज करते हैं? ब्रेन के लिए. याद है, प्रोजेनकेफेलॉन, मीजेनकेफेलॉन, रोम्बेनकेफेलॉन, एनकेफेलॉन. और पैथी हो गई है, पैथी. पैथी मतलब बीमारी. तो एनकेफेलोपैथी मतलब ब्रेन की डिजीज है. एनकेफेलोपैथी बोवाइन में हो रहा है. पूरा नाम है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनकेफेलोपैथी. कॉमनली कहते हैं मैड काउ डिजीज इन कैटल्स. ऐसी एक बीमारी इंसानों में भी पाई गई है. इसी तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसका नाम है क्रूट्स जेकब डिजीज. क्या नाम है? क्रूट्स जेकब डिजीज. जो सिम्टम्स यहाँ कैटल्स में आते हैं, वो सिम्टम्स यहाँ ह्यूमन में आते हैं. क्या मैं ये बोल सकती हूँ फंक्शनली सिम्टम वाइज दोनों सेम है? यानी क्या मैं ये बोल सकती हूँ ये बीमारी इसी का एक वेरिएंट है, एनालॉगस, फंक्शनली सिमिलर वेरिएंट है, दोनों ही न्यूरोलॉजिकल डिजीज हैं. यही तो देखा था साइंटिस्ट ने कि कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं जो ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट से होती हैं जो सिर्फ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स के बने हुए हैं. उन प्रोटीन्स को, इन्फेक्शियस प्रोटीन को नाम दिया गया प्रियॉन्स. वायरस में दोनों है प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल, आइदर आरएनए और डीएनए. वायरॉइड्स में ओनली फ्री आरएनए है, कोई प्रोटीन कोट नहीं है. और प्रियॉन्स में ओनली प्रोटीन्स हैं एबनॉर्मली फोल्डेड. सभी इन्फेक्शियस हैं, वायरस भी, वायरॉइड भी, प्रियॉन्स भी, सभी बीमारियां कर रहे हैं. वायरॉइड कौन सी बीमारी कर रहा है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. ये कौन सी बीमारी कर रहा है? BSc एंड CJD. आ रहा है समझ में? अब चलो, अब मुझे सोचकर ये बताओ, वायरस में दोनों हैं, वायरॉइड में केवल आरएनए, तो साइज वायरस से छोटा था कि बड़ा था? छोटा. यहां पे ओनली प्रोटीन है, तो साइज वायरस से छोटा होगा कि बड़ा होगा? अब समझो, ये डब्बा था, आपने अंदर का जेनेटिक मटेरियल ही तो गायब किया है, साइज बराबर होगा कि अलग होगा? भाई ये गिफ्ट पैक है, उसके अंदर गिफ्ट है. गिफ्ट जो है अंदर वाला जेनेटिक मटेरियल है. वायरॉइड मतलब सिर्फ गिफ्ट दे रहे हो, बॉक्स हटा दिया, छोटा. पर प्रियॉन मतलब सिर्फ बॉक्स दे रहे हो, अंदर का गिफ्ट हटाया है, साइज तो वही लगेगा, राइट? NCERT की लाइन है, सिमिलर इन साइज टू वायरसेस. स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं? केवल वायरस है, केवल प्रोटीन है तो भी छोटा होगा, केवल जेनेटिक मटेरियल है तो भी छोटा होगा. वेट ऑफ कोर्स कम हो जाएगा, लेकिन साइज तो सेम होगा. सिमिलर इन साइज टू वायरसेस. आ गए मजे? तो वायरस, वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स, इन तीनों ही सेल के नहीं बने, ए सेल्यूलर है. तीनों को ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं पर भी जगह नहीं दी गई. अब
एक पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था वायरस में बताऊंगी, कंट्रोवर्शियल है एनसीईआरटी में, पर बोला नहीं, आपको बताया नहीं, उसको समझिएगा। देखिए एनसीईआरटी में क्या किया हुआ है, किसी के पास एनसीईआरटी अभी कैरी कर रहे हो, निकालो, बताती हूँ आपको। जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियरली लिखा है कि वायरस नेम इन्होंने दिया था और इवानोविस्की ने ये सब किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब एनसीईआरटी में अपडेशन हुआ है, सुनिएगा, आप लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी में जाके देख लेना, पेज नंबर, एक सेकेंड, पेज नंबर 26 जो है, सुनना कैसे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। The name virus, that means venom or poisonous fluid, was given by Dmitry Ivanovsky 1892, recognized certain microbe as causal organism of mosaic disease of tobacco. यानी क्या करा है, given by, और यहां ये क्या हो गया, इसके बाद इसे कंटिन्यू कर दिया, तो लगता कैसा है कि वॉज गिवन बाय दिस, पर एक्चुअली ये गलत है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, क्योंकि अगर ऐसा होता वॉज गिवन बाय इवानोविस्की तो फुल स्टॉप आता, फिर आता ही रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिजम्स ऑफ, ये देखो इंग्लिश कैसी है, सुनो फिर से, द नेम वायरस दैट मीन्स वीनम और पॉइजनस फ्लूइड वॉज गिवन बाय इवानोविस्की, रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ, ये गड़बड़ है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। 100% वायरस नेम पास्चर ने दिया था, तो ये चेंज हो गया है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में नई वाली में 1880 को भी हटा दिया गया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपको ये भी याद रखना है। और इवानोविस्की का नाम जो है वो डिमित्री कर दिया गया है, डीजे, तो पूरा नाम नहीं लिखा है उनका, डिमित्री करके लिख दिया गया है। तो ध्यान रखना ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत मैसेजेस पूछते हैं कि मैम एनसीईआरटी में तो दिया है, अभी भी पूछेंगे, कुछ बताने के बाद भी पूछेंगे कि मैम एनसीईआरटी में 2-4 दिन बाद मैसेज आएगा, उसमें तो नेम वायरस इज गिवन बाय इवानोविस्की दिया हुआ है, आ रहा है समझ में, ये 100% प्रिंटिंग मिस्टेक है, डिमित्री इनका ये ऐसे लिख दिया डिमित्री, तो ये सब उल्टी सीधी इंग्लिश लिखी हुई है। आपको अगर नेम वायरस आएगा गिवन बाय और अगर पास्चर ऑप्शन हुआ तो पास्चर ही लगाना, अपनी गलती छिपाने के लिए अगर वो ये आंसर चाहेंगे तो फिर पास्चर ऑप्शन ही नहीं होगा, अगर पास्चर ऑप्शन है तो पास्चर ही याद रखना है। सो विद दिस यू ऑल हैव कंप्लीटेड द चैप्टर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। रिसेंट ईयर्स में इस यूनिट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम मिला के 10-12 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, पीएसएस सॉल्व करिएगा, कल क्लास में इसकी पीएसएस को अपन सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।